गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे न्यूटन्स कूलिंग लॉ, उसके एक्सपेरिमेंट की, और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की। तो इन दोनों की बात करेंगे और इनका डेरिवेशन देखेंगे, और जो न्यूटन का कूलिंग इफेक्ट है, कूलिंग लॉ है, उसका एक्सपेरिमेंटल वो क्या है, जो आपके लैब का भी एक्सपेरिमेंट है, तो उनको अपन देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो स्टीफन ने किसी भी वस्तु के ऊर्जा के उत्सर्जन के रेडिएशन उत्सर्जन के आधार पर एक नियम बनाया था। तो उसके अनुसार क्या था कि किसी भी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल तल से उत्सर्जित विकिरण की दर उस वस्तु के परम ताप के चतुर्थघात के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि कोई भी वस्तु है, उस वस्तु को गर्म किया जाता है या किसी भी टेम्परेचर पर है, वो अगर किसी भी ताप टी पर है, टी है वो केल्विन में है, यहाँ पर किसी भी ताप टी केल्विन पर है वह वस्तु, तो उसके एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, जो विकिरण उत्सर्जित हो रहे हैं, वो सीधे सीधे जो वो तापमान है, उस जिस तापमान पर वस्तु रखी गई है, उस ताप के चौथी घात के समानुपाती होते हैं। तो यहाँ पर देखिए उस वस्तु का जो उत्सर्जित विकिरण की मात्रा है प्रति क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल और प्रति एकांक समय में, वह है ई, और किसके है ये, परम ताप के चौथी घात के समानुपाती है। तो ई समानुपाती टी की पावर 4। समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक सिंबल आएगा सिग्मा, उसे बोलते हैं अपन स्टीफन नियतांक। सिग्मा का मान है 5.77 गुणा 10 की घात -8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन 4। तो यहाँ से भी देखिए आप, अगर मैं कहूँ सिग्मा इज इक्वल टू ई की पावर T4, तो देखिए कि जो यहाँ पर एनर्जी है, देखिए अर्ग प्रति सेकंड पर सेंटीमीटर पर केल्विन 4। तो देखिए ऊर्जा है वह, अगर मैं देखूँ बात करूँ इसकी, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर के फॉर्म में है, ये CGS में है और ये MKS में। तो वॉट पर मीटर स्क्वायर, तो देखिए पर मीटर स्क्वायर का मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल से। तो यह जो E है वह जो रेडिएशन है वो प्रति एकांक क्षेत्रफल है, और डिवाइडेड बाई T4, तो एक K4 आ गया, उसका ध्यान रखिएगा। ये स्टीफन ने नियम दिया था। फिर इस नियम को कुछ दिन बाद में, कुछ समय के बाद में बोल्ट्जमैन ने भी इसकी स्टडी की और देखा कि उसने थर्मोडायनेमिक स्टैटिस्टिक्स या ऊष्मागतिकी के सांख्यिकी नियमों का पालन करते हुए देखा, प्रूफ दिया एक, कि जो स्टीफन का नियम है वो केवल और केवल किसी भी कर्षणिका के लिए ही यथार्थ रूप से लागू होता है, अर्थात प्योर रूप से किसी ब्लैक बॉडी के लिए ही एग्जैक्टली फॉलोड है वो, तो सत्य है वह उसके लिए। तो तब से वो नियम बन गया है स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम। तो जो स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम है, जिसमें स्टीफन के नियम में बोल्ट्जमैन ने कुछ करेक्शन किया, वो क्या है, उन्होंने ये कहा कि किसी भी वस्तु को, किसी भी ब्लैक बॉडी को, वस्तु नहीं अब ब्लैक बॉडी आएगी यहाँ पर, क्योंकि बोल्ट्जमैन ने उस वस्तु के बजाय कर्षणिका या ब्लैक बॉडी सब जोड़ दिया था कि ये जो नियम है वो ब्लैक बॉडी या कर्षणिका के लिए ही लागू है। तो उन्होंने कहा किसी भी वस्तु के द्वारा उत्सर्जित लागू होता है वह, लेकिन यथार्थ रूप से है वह लागू होगा केवल और केवल ब्लैक बॉडी के लिए। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि यह ऊर्जा के उत्सर्जन के लिए है, एनर्जी एमिशन या रेडिएशन है उसके एमिशन के लिए है, न कि ऊर्जा ह्रास के लिए, एनर्जी लॉस के लिए नहीं है। ये ध्यान रखिएगा इसमें कि जो E इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4 है, वह कितनी ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, उसे एनर्जी लॉस हो रही है वो नहीं है यहाँ पर इम्पोर्टेंट, कि टी टेम्परेचर है तो उसमें कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी, उसके लिए ही वह सत्य है, यथार्थ है। तो तब उन्होंने जो बोल्ट्जमैन, उन्होंने कुछ करेक्शन किया, और करेक्शन के अनुसार क्या था कि किसी भी कर्षणिका का ताप है, किसी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर है वो T, सपोज करो ये एक ब्लैक बॉडी है, ठीक है, और यह किसी सराउंडिंग में, किसी बॉक्स में, किसी रूम पर रखी गई है, कक्ष में रखी गई है, तो इसका तापमान तो T है, और जो इस बॉक्स का तापमान है वो T0 है, सपोज यू मान लीजिए। तो किसी भी कर्षणिका का ताप है वह T है, तथा सराउंडिंग की जो दीवारें हैं, इसकी दीवार एकदम ब्लैक होनी चाहिए ताकि एनर्जी का आपस में इक्विलिब्रियम पोजीशन बनी रहे। तो दीवारें हैं उनका तापमान है वो T0 है, तो दोनों के लिए स्टीफन का नियम लागू होगा। अब देखिए सबसे पहले जब ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर T है तो E समानुपाती टी की पावर 4 इज इक्वल टू सिग्मा T4, ये सिग्मा है टी पावर 4। ऐसे ही जो कक्ष की दीवारें हैं उनका तापमान है वो T0 है, तो E समानुपाती T04, तो यहाँ पर बराबर सिग्मा T04 आ जाएगा। अब ध्यान रखिएगा जी कि जो ब्लैक बॉडी है उसका टेम्परेचर है वो T है,
और जो कक्ष है, जो सराउंडिंग है, जो परिवेश है, जो कक्ष बनाया गया है जिसके अंदर ब्लैक बॉडी रखी गई है, उस निकाय का जो टेम्परेचर है वो T0 है और वो दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पर T इज़ नॉट इक्वल टू T0। अगर दोनों बराबर होंगे तो साम्य अवस्था की अवस्था में होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि उसमें ऊर्जा का या रेडिएशन का एक्सचेंज होगा कि ब्लैक बॉडी से कुछ रेडिएशन निकलेंगे, वो दीवारों की तरफ जाएंगे, या दीवारों से कुछ रेडिएशन आएंगे, वो ऑब्जर्व करेगा या ये इसके लिए एनर्जी एमिट करेगा। लेकिन ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, उसमें साम्यावस्था में नहीं है। तब एकांक क्षेत्रफल वाली कर्षणिका के प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण की जो ऊर्जा है उसका जो नेट मान है वो कितना होगा। नेट मान कितना होगा, वह मान होगा कि पूरे सिस्टम का, अब देखिए नेट मान से मतलब पूरे सिस्टम का, यहाँ पर कक्ष ताप है T0 और ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर T, तो इस पूरे निकाय का टेम्परेचर कितना होगा, जबकि इसका टेम्परेचर T है वो T0 की तुलना में बड़ा है, तो इसमें से घटाना है, तो इसकी एनर्जी माइनस इसकी एनर्जी। देखिए E बराबर सिग्मा T4 माइनस T04। यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो नेट मापन है वो दोनों का डिफरेंस है पावर के साथ में। तो ये हो गया है किसी भी ब्लैक बॉडी, जो अब यहाँ पर देखिए ब्लैक बॉडी से ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, वह जो दीवारें हैं, कक्ष की दीवारें हैं, उसके द्वारा अवशोषित की जा रही है क्योंकि वो दीवारें भी ब्लैक हैं। तो कर्षणिका का क्षेत्रफल अगर मैं A मान लूँ और समय T मान लूँ, तो T समय और A क्षेत्रफल कर्षणिका है, उससे कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी कुल, तब हो जाएगी EAT। क्योंकि यह एक प्रकार से जो यहाँ पर E पहले ले रहे थे वो ऊर्जा घनत्व के रूप में, ध्यान रखिएगा, एनर्जी डेंसिटी के रूप में ये फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पर एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित ऊर्जा है। अब देखिए यहाँ पर जब जो भी कर्षणिका है उसका क्षेत्रफल मैंने A ले लिया, तो A से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह कुल क्षेत्रफल की ऊर्जा हो जाएगी। अब जो कुल समय है वो T ले लिया, तो कुल समय T में कुल क्षेत्रफल A से उत्सर्जित कुल ऊर्जा का मान EAT, तब इसका मान आ जाएगा सिग्मा A T4 माइनस T04 इंटू स्मॉल t, और ये जो आएगी वो जूल में आएगी। अगर इसमें अपन J का, कैपिटल J का मान भाग दे देंगे तो यह आ जाएगी कैलोरी के अंदर, मान इसका आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं न्यूटन के कूलिंग लॉ की, न्यूटन्स कूलिंग लॉ। अपन ने कल न्यूटन का कूलिंग लॉ है वो जो स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम है उसके द्वारा डिराइव किया था। अभी आज इसका अपन प्रैक्टिकल व्यू देखते हैं कि इसको प्रैक्टिकली करते कैसे। तो सबसे पहले तो न्यूटन का जो कूलिंग लॉ है वह है क्या, किसी भी वस्तु के ठंडा होने की दर, जो कूलिंग रेट है किसी वस्तु के, वह उसके टेम्परेचर डिफरेंस के समानुपाती होती है, तापांतर के समानुपाती होती है। तो कूलिंग रेट है dQ/dt है और तापांतर क्या है, थीटा माइनस थीटा जीरो। अब थीटा है वह तो है उस वस्तु का ताप, और थीटा जीरो है परिवेश या वातावरण का ताप। थीटा जीरो है वो है परिवेश ताप। यदि वस्तु का ताप है वह थीटा है और वातावरण या परिवेश ताप थीटा जीरो है। तब देखिए मैंने माइनस साइन इधर ले लिया एक बार क्योंकि कूलिंग को दिखा रहा है, तो माइनस dQ/dt समानुपाती थीटा माइनस थीटा जीरो। जब इसको अपन समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो ये माइनस के साथ में आ जाएगा थीटा माइनस थीटा जीरो। माइनस साइन शो करता है यहाँ पर ये कूलिंग हो रहा है, अर्थात जो इनिशियल टेम्परेचर है वह फाइनल टेम्परेचर की तुलना में ज़्यादा है, हाँ ज़्यादा है, ठीक है। अब इसका करते हैं एक्सपेरिमेंटल व्यू। तो देखिए एक्सपेरिमेंटल व्यू में क्या होता है, इसमें एक तांबे का बना हुआ पात्र होता है, ये वाला, ये जो पात्र है ये डबल लेयर पात्र होता है। नॉर्मली इसमें अपन या तो एयर रहती है या पानी भर देते हैं कूलिंग करने के लिए, और फिर ये वाला जो हिस्सा रहता है इसमें अपन हीट इंसुलेटिंग करने के लिए वूलन भर देते हैं। ऊन, जो ऊन होती है, वूलन है नॉर्मली वो एक हीट का अच्छा इंसुलेटर मानते हैं, वह हीट एक्सचेंज को रोक देता है। तो सबसे पहले पानी और उसके बाद में वूलन, ताकि देखिए अब ये जो पूरा सिस्टम है, ये वाला इतना भाग, ये अंदर जो रखी गई है ये कैलोरीमीटर है, कैलोरी मापी है, इसका कांटेक्ट बाह्य वातावरण के कांटेक्ट से कट कर देता है, अर्थात ये बाह्य वातावरण के सीधे सीधा कांटेक्ट में नहीं आएगा, और जो हीट एक्सचेंज है वह रुक जाएगा। उष्मा का विनिमय है, उष्मा का स्थानांतरण है, हीट ट्रांसफ़र है, वह रुक जाएगा। अब ये कैलोरी मापी, इस कैलोरी मापी को 2/3 भाग, मतलब लगभग 67% भाग गर्म पानी से भर देते हैं। पानी को गर्म किया, पानी को गर्म कर लेते हैं अपन 70-80 डिग्री तक, थर्मामीटर के वेरिएबल लिमिट तक 100 डिग्री नहीं करते हैं, थर्मामीटर टूटने का डर रहता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, जो वातावरण का ताप और पानी का ताप, दोनों का तापांतर जितना ज़्यादा होगा हीट की एक्सचेंज रेट उतनी ज़्यादा होगी, ट्रांसफ़र रेट, हीट ट्रांसफ़र उतना ही ज़्यादा होगा, और
इसीलिए स्टार्टिंग में अपन इस पानी का तापमान है वो थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं, और पानी का तापमान लगभग अपने 80 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया पानी, और इसको 2/3 भाग में भर दिया। इसमें फिर एक थर्मामीटर डाल दिया। वह इस गर्म पानी का टेम्परेचर पड़ेगा विदाउट एनी हीट लूज, क्योंकि हीट को लॉस रोकने के लिए अपन ने मिनिमम कर दिया है। ओके, ये एबोनाइट की छड़ है ऊपर, एबोनाइट की छड़, एबोनाइट रोड है, इसको कवर कर दिया एबोनाइट के कवर के द्वारा। अब इसमें पानी भर देते हैं बाह्य हिस्से के अंदर, और पानी भरने के बाद में ये पानी नॉर्मली कूलिंग चलती रहती है इसकी। इसमें थर्मामीटर T2 लगा दिया, जो कि अपना दूसरा टेम्परेचर हो गया। और इसके बीच में एक ये देखो मैंने एक रोड लगा रखी है ऐसे, ये होता है स्टीरर, या इसको हिंदी बोलते हैं विलोडक। इसको एक्सपेरिमेंट के दौरान बार बार में हिलाते रहना होता है, ताकि पानी है उसके बीच में लेयरिंग ना हो, अर्थात पानी का ऊपरी तल का तापमान कुछ और अलग हो, नीचे का तापमान अलग हो, अर्थात टेम्परेचर ग्रेडियंट पैदा ना हो। तो इसको बार बार हिलाएंगे तो पानी का तापमान समांगी रूप से एक जैसा रहेगा, सारे पानी का तापमान एक जैसा रहेगा। ओके, अब एक्सपेरिमेंट करना कैसे है, देखिए सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करते टाइम क्या करना है, जैसे ही इसमें पानी डाला और पानी डालने में थर्मामीटर डालते हैं, उसके बाद में थर्मामीटर का टेम्परेचर अधिकतम जहाँ पर पहुँचता है उसको अपन 0 सेकंड टेम्परेचर की रीडिंग लेते हैं। सपोज़ पानी का तापमान है वह हाईएस्ट पहुँचा 80 डिग्री, तो वो 0 सेकंड पर 80 डिग्री हो गया है। अब उसके 2 मिनट बाद में टाइमर चलाते हैं, 2 मिनट बाद की रीडिंग लेते हैं, तो धीरे धीरे वो पानी ठंडा हो रहा है, क्योंकि विलोडक को भी हिला रहे हैं समांगी रूप से। तो 2 मिनट बाद में सपोज करो कि उसका टेम्परेचर 70 डिग्री मैंने ऐसे नॉर्मल माना ही है, सपोज वो 80 नहीं था, 72 था, 73 डिग्री था, 75 डिग्री था, तो 2 मिनट के बाद में 70 डिग्री हो गया है। फिर 4 मिनट के बाद में 68 डिग्री, 6 मिनट के बाद में 65, 8 के बाद में 63, 10 मिनट के बाद में 61, 12 मिनट के बाद में 59, 14 मिनट के बाद में 57, ऐसे करके आपको उसको आधा पौने घंटे तक इसकी रीडिंग लेनी है। और जो ध्यान रखिए जो तापमान है समय है उसको आप समान रूप से बांटिए, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में और टेम्परेचर जो रेट है उसको ज्ञात करने में दिक्कत ना हो। तो इसको 2-2 मिनट के गैप से अपने रीडिंग ले लिए, और इसको अपन ने 30 मिनट तक की रीडिंग ले लिया है। या फिर टेम्परेचर की रीडिंग तब तक लेते रहना है जब तक टेम्परेचर का मान है वो कक्ष ताप के बराबर ना आ जाए। रूम टेम्परेचर, सपोज अपन ने पानी को 80 डिग्री पर गर्म किया है और उस टाइम में रूम टेम्परेचर है, और यहाँ पर रूम टेम्परेचर का मीनिंग इससे भी है जो नॉर्मल पानी भरा हुआ है इसके तापमान के बराबर, अर्थात T1 है वो T2 के बराबर नहीं हो जाए। तो सपोज करो कि जो T2 है वह 30 डिग्री पर है पानी नॉर्मल, तो जो T1 है वो 30 डिग्री तक नहीं आ जाए तब तक उसकी रीडिंग लेते रहना है। अब आपके पास में इस तालिका के अंदर इस टेबल में 2 प्रकार की रीडिंग आ गई, एक समय की रीडिंग और एक टेम्परेचर की रीडिंग। अब देखिए अक्ष के साथ में तो अपन समय लेंगे और वाई अक्ष पर लेंगे टेम्परेचर, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखिए सबसे पहले 0 के ऊपर आएगा अधिकतम तापमान, फिर 2 पर, 4 पर, 6 पर, 8 पर, 10 पर इसका देखेंगे तो ये एक प्रकार का एक्सपोनेंशियली डिके ग्राफ दिखाई देगा आपको। और जैसे जैसे यह तापमान कक्ष ताप की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे जो हीट ट्रांसफ़र रेट है वो बहुत कम हो जाएगी। अर्थात एक टाइम ऐसा आएगा कि 2 मिनट के बाद में आपका जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो मुश्किल से आधा डिग्री का 1 डिग्री का ऐसे आएंगे। तो थर्मामीटर अगर सेंसिटिव है तो आप इजीली पढ़ पाएंगे। इसके लिए अपन को ध्यान रखिए जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो थर्मामीटर के लिए आपकी आंखें हैं वो पैरेलक्स एरर को दूर करने के लिए एकदम से थर्मामीटर के साथ में उसके समान तल पर होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि आप अगर आप यहाँ से देख रहे हैं रीडिंग या यहाँ से देख रहे हैं, आपकी आंखें इस प्रकार से एकदम से इसके साथ में 90 डिग्री पर कॉन्टेक्ट में होनी चाहिए। तो इसके लिए आप मैग्नीफाई लेंस का काम में ले सकते हैं या उसको लगातार इस एक्सपेरिमेंट में नॉर्मली आपको 2 कैंडिडेट की ज़रूरत पड़ती है। एक कैंडिडेट है वो टाइमर पर ध्यान रखता है, दूसरा रीडिंग बोलता रहता है टेम्परेचर की। ओके, तो जैसे जैसे ये कक्ष ताप की तरफ आता है ये टेम्परेचर जो एक्सचेंज रेट है वो बहुत कम हो जाती है, हीट एक्सचेंज रेट, और उसके बाद में धीरे धीरे यह कक्ष ताप पर आके नियत हो जाता है। फिर आप कितना भी समय बढ़ाइए ये इससे नीचे नहीं आएगा। ओके, तो आपने यहाँ पर इस रीडिंग के द्वारा ये ग्राफ प्लॉट कर लिया है, इसको बोलते हैं कूलिंग कर्व या शीतलन ग्राफ। अभी शीतलन ग्राफ के द्वारा अपन शीतलन की दर का ग्राफ खींचेंगे और देखते हैं कि शीतलन की दर है वो किस प्रकार से रहती है, और उसी के द्वारा फिर फॉर्मूला डिराइव भी करेंगे। अब देखिए शीतलन जो ग्राफ है, जो कूलिंग कर्व है, उसकी सहायता से अपन रेट ऑफ कूलिंग ज्ञात करेंगे, और रेट ऑफ कूलिंग मतलब जो शीतलन की दर है वो ज्ञात करेंगे। तब पानी और कक्ष ताप का अंतर भी ज्ञात कर लेंगे उनके द्वारा। तो पानी और कक्ष ताप का मतलब कि जो अपना रूम टेम्परेचर है θ0 था, इस ग्राफ में देखिएगा मैंने पहले से ही ये मार्क कर रखा है, ये देखिए ये था अपना कक्ष ताप, इससे नीचे पानी ठंडा ही नहीं होगा। तो ये कक्ष ताप है ये, और हर बिंदु पर
पानी का टेम्परेचर। सपोज वो 2 मिनट के ऊपर पानी का टेम्परेचर 70 डिग्री था और कक्ष ताप था अपना 30 डिग्री, तो अंतर कितना हो जाएगा 70 - 30 बराबर 40। 4 मिनट पर 68 डिग्री 30, ये हो जाएगा 38। ऐसे हर एक बिंदु पर अपन को इतना ही डिफरेंस ज्ञात कर लेना है, ये वाला ये देखिए सब। तो जो मैं लाइनें खींच रहा हूँ ये डिफरेंस बता रही हैं, टेम्परेचर का डिफरेंस बता रही हैं उस समय के सापेक्ष। अब देखिए इसके लिए जो बिंदु दे रखे मैंने A B C D E F G H, ये बिंदु पॉइंट मान लिए। देखिए ये बिंदु आप देखिए गौर से, यहाँ पर A B C D E ये पॉइंट्स हैं, तो ये मैंने ज्ञात कर लिए हैं। तो इनमें से कोई भी 2-2 पॉइंट लेते हैं और उसकी कूलिंग रेट और तापांतर ज्ञात कर लेते हैं अपन। कैसे ज्ञात करेंगे, तो पॉइंट ए पर देखिए, वापस इसी से चलते हैं अपन। ये देखिए कि जो अपना ग्राफ है उस ग्राफ को देखिए आप कि यहाँ पर बिंदु ए पर जो टेम्परेचर का मान है वह है θ1, बिंदु बी पर टेम्परेचर मान θ2। इन दोनों के बीच का तापांतर कितना है, समांतर कितना है T। अब आप चाहें तो इसको समांतर को 1 मिनट भी ले सकते हैं, 1-1 मिनट के ऊपर भी आप ग्राफ खींच सकते हैं कि आप जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो यहाँ पर 2 की बजाय 1-1 मिनट ले लीजिए, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट ऐसे, तो डिवाइड कर सकते हैं। फिर आपको भाग देने के अंदर ईजी रहेगा, और जो तापांतर है और उसके रेस्पेक्ट में समांतर है वो 1 मिनट आ जाएगा। तो आपको जो तापांतर की दर है वो नॉर्मली सिंपल रहेगी, क्योंकि इसमें T का मान 1 हो जाएगा। तो ये जो टेम्परेचर समय अंतर है वो T है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके लिए अपन कि माना A और B पर ताप θ1 और θ2 है, तब A से B तक ठंडा होने में लगा समय अगर 1 मिनट मान लूँ मैं। नॉर्मली यहाँ पर मैंने 1 मिनट बताया आपको बताने के लिए, लेकिन यहाँ पर A से B तक ठंडा होने के लिए जो समय है वो अपन स्टैंडर्ड टाइम के लिए T मानते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप 1-1 मिनट के लिए रीडिंग लो। 1-1 मिनट की रीडिंग लेने अच्छा रहता है। वैसे आप 1-1 मिनट के गैप से रीडिंग लेंगे, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट 8 मिनट ऐसे करके, तो आपके लिए रीडिंग बहुत सारे आ जाएंगे, आपका ग्राफ बहुत अच्छा प्लॉट होगा। लेकिन उसके लिए मैंने समय T मान लिया है कि आपने 2 मिनट का भी गैप लिया है, 3 मिनट का भी लिया है, 5 मिनट का गैप लिया है। सपोज आपने 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट लिया है, तो फिर पॉइंट्स कम होंगे, ग्राफ आपका बहुत ज़्यादा जो स्मूथ है वो नहीं आएगा। तो A से B तक ठंडा होने में लगा समय है T, स्मॉल t, जो कि 1 मिनट माना था। अब A से B तक की शीतलन की दर क्या, कूलिंग रेट। कूलिंग रेट का मतलब क्या है यहाँ पर कि ताप में अंतर बटे समय में अंतर। तो ताप में अंतर कितना है, ताप में अंतर है θ1 - θ2, क्योंकि इनिशियल ताप था θ1 और अंतिम ताप है θ2। तो θ1 से कम होकर कितना हो गया, θ2 हो गया। ध्यान रखिए, वैसे इसमें अगर मैं प्रवणता की बात करूँ तो θ2 - θ1 होगा, जो कि नेगेटिव आएगी। प्रवणता यहाँ पर नेगेटिव आनी चाहिए, क्योंकि θ2 है वो अंतिम ताप है, और अंतर हम नॉर्मली अंतिम माइनस प्रारंभिक लेते हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो अंतिम ताप है वो छोटा है और प्रारंभिक ताप बड़ा है, इसलिए जो रेट है वो नेगेटिव आएगी। नेगेटिव का मतलब कूलिंग हो रहा है, तो इसके लिए मैं सीधा पहले से इसमें शीतलन लिख दिया, इसलिए नेगेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो A से B तक शीतलन की दर है वो θ1 - θ2, ये तो हो गया तापांतर। समयांतर कितना है, दोनों के बीच में समय का अंतर कितना है, स्मॉल t, तो ये हो गया समयांतर। ओके, इसके द्वारा अपन शीतलन की दर ज्ञात कर लेंगे हर एक बिंदु के लिए। ओके, अब A से B तक के बीच का जो मध्यमान तापांतर है, मध्यमान मिडिल में तापांतर, वापस देखिए मैंने ग्राफ ऐसे खींचा था ना, ये वाला ऐसे, ये A है ये B है, ये y अक्ष पर था, ये कितना है ताप है, और ये है समय, ये समय है। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है, ये सपोज मान लो कि मैं T1 मानूँ, ये T2 मानूँ, तो T1 ये θ1 और ये θ2। तो देखिए θ1 - θ2 हो गया, और ये T1 - T2 होगा। तो T1 - T2 मैंने T मान लिया है। तो अब θ1 और θ2 के बीच के जो तापमान है उसको बोलते हैं माध्य ताप, ये θ। तो माध्य ताप कितना होगा, θ1 + θ2 दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो, तो वो हो जाएगा माध्य ताप। तो θ1 + θ2/2, ये माध्य ताप हो गया A और B के बीच का। अब यदि मैं कहूँ कि इन दोनों के बीच का जो तापमान है वो तापमान ये है, ये वाला, और कक्ष ताप कितना है, ये वाला। तो मध्यमान तापमान देखिए ये वाला, इस बिंदु से और इस बिंदु के बीच का, ये हो जाएगा तापांतर माध्यमान के सापेक्ष। तो मैं θ1 + θ2/2 जो माध्यमान ताप है माइनस θ0 करता हूँ, कक्ष का ताप। तो कर दिया देखिए। तो यदि कक्ष ताप θ0 है तब कैलोरी मापी के पानी व कक्ष ताप में अंतर, तो देखिए ये माध्यमान ताप अपना θ1 + θ2/2 माइनस ये कक्ष ताप, तो अंतर आ जाएगा तापांतर का, तापांतर मिल जाएगा अपन को। तो देखिए अब इसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, यहाँ पर क्या किया, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि θ0 को मैंने θ0/2 कर दिया।
और यहाँ पे देख θ1/2 θ2/2, तो एक में θ1 माइनस θ0/2, दूसरे में θ2 माइनस θ0/2 कर दिया। तो देखिए ये हो गया θ1 माइनस θ0/2 प्लस θ2 माइनस θ0/2। अब θ1 माइनस θ0 क्या है, ये मान है, देखिए इस ए से लेके इस कक्ष ताप के बीच का, ए से ए डे ताप में ये कक्ष, ये वाला अपने ग्राफ में वापस चलते हैं। देखिए ये वाला इस ए से लेके और यहाँ तक कक्ष ताप के, ये है θ1, ये θ1 है माइनस ये θ0, ये हो गया। और ये θ2 और ये है θ0, ये अपने पास। तो अपने पास में आसानी से इसको पढ़ा जा सकता है। अब देखिए शीतलन की दर और तापांतर, शीतलन की दर अपने θ1 माइनस θ2/t था और तापांतर अपने पास में आ गया है θ1 माइनस θ0 θ2 माइनस θ0। तो इनका ग्राफ अगर अपन प्लॉट करते हैं तो अपने पास आ जाएगा, ये कूलिंग रेट हो गई और ये तापांतर होगा। और इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो देखते हैं जो तापांतर है ना, कूलिंग रेट और तापांतर के साथ में नियत रहती है, एक सीधी रेखा आती है। तो अपने पास में एक ग्राफ ऐसा और दूसरा ग्राफ ऐसा न्यूटन कूलिंग रेट को शो करता है। और इसी से पता चलता है कि कूलिंग रेट या शीतलन की दर समानुपाती तापांतर, ये है न्यूटन का शीतलन नियम, ध्यान रखिएगा। अब इसी नियम को, न्यूटन का कूलिंग एक्सपेरिमेंट को अपन एक अल्टरनेट मेथड से, इससे पहले अपन ने स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम से इसको डिराइव किया था, एक सिंपली इसको और एक फिजिकल केमिस्ट्री मेथड के तौर पर इसको यूज़ करते हैं कि देखिए इसमें क्या है, अल्टरनेट मेथड के रूप में काम में लेते हैं कि जो न्यूटन का कूलिंग इफेक्ट है वो क्या है, ये है कि शीतलन की दर है वो तापांतर के समानुपाती होती है। अब कैलोरी मापी है जो, उसमें जल का तुल्यांकी भार है ना, इक्विवेलेंट वेट है, वो W है। और उसमें जो जल है, द्रव है, उसका द्रव्यमान है m है। द्रव की विशिष्ट उष्मा है वो स्मॉल s है, स्पेसिफिक हीट। ये तीनों चीज़ें दी गई हैं सपोज आपको। तब तापमान में कमी आती है, समय के साथ तापमान में कमी आ रही है, ठीक है। और वो तापमान में कमी आ रही है कि कुछ उष्मा उस ताप से निकल गई है बाहर, परिवेश में चली गई है, वातावरण में घुल गई है। और dq उष्मा है, सपोज करो, वह निकल जाने के बाद में ताप में जो ह्रास है, ताप में जो लॉस है, जो नुकसान हुआ है, वो d थीटा हुआ। तब अपन सिंपली जो उष्मा है वो क्या होती है, जो उष्मा वो नॉर्मली ms d थीटा के रूप में लिख सकते हैं। अगर तुल्यांकी भार दे रखा तो w भी जोड़ सकते हैं। जल का द्रव्यमान या किसी भी द्रव का द्रव्यमान, उसकी विशिष्ट उष्मा गुणा तापमान या ताप में अंतर, वह उसकी उष्मा के बराबर बताता है। तो dq बराबर जो उष्मा नष्ट हुई है, जो उष्मा है वह है ms प्लस w इंटू डी थीटा, ताप में अंतर किया जाएगा। या ताप में कमी आती है तो इसका मतलब dt समय गया गुजरा तब ताप में कमी है। ऐसा नहीं है कि इनिशियल पोजीशन में जब t बराबर 0 था, जब एक्सपेरिमेंट चालू किया अपने, तभी ताप में कमी आ गई। नहीं, कुछ समय जाने के बाद में तापमान कम हुआ तो ताप में कमी हुई। तो ताप में कमी होने मतलब है कि कुछ उष्मा है वह एक्सचेंज हुई है, ट्रांसफ़र हुई है। तो वो समय कितना है, वो dt समय। तो dt समय में अगर dq उष्मा में कमी आई और d थीटा टेम्परेचर चेंज हुआ, तब अपन बता सकते हैं कि जो उष्मा में कमी की दर है या उष्मा में जो ट्रांसफ़र की रेट है वो जाएगी dq/dt। मतलब इसमें मैंने dt का भाग दे दिया। तो dq/dt बराबर ms प्लस w d थीटा था, इसमें dt का भाग जाएगा, दोनों तरफ इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो देखिए। अब मैं यहाँ से देखिए d θ/dt बराबर 1/ms, ये स्मॉल m है, प्लस w इंटू dq/dt कर दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर dq/dt का मान कितना है न्यूटन के शीतलन नियम से, ये है, तो मान रख दीजिए। तो माइनस k θ/θ0। अब देखिए किसी भी निकाय के लिए जल ले रहे हैं या कुछ और लिक्विड ले रहे हैं, उसके लिए द्रव्यमान नियत है, उसकी विशिष्ट उष्मा नियत है, उसके तुल्यांकी भार नियत है, जल तुल्यांक का वो नियत है। तो ये सारी चीज़ें, और k तो ऑलरेडी नियत आई, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी नियत। तो d θ/dt बराबर माइनस का c, ये कांस्टेंट की तरह है, θ-θ0, ये आ गया। यह अगर c एक नियतांक है जिसको c बराबर k/ms प्लस w के रूप में दिखाते हैं। अब देखिए इस चीज़ को या तो आप यहीं पर भी छोड़ सकते हैं कि तापांतर है वैसे सीधा जो ताप में कूलिंग, ताप में अंतर समय के साथ कूलिंग रेट है वो तापांतर के समानुपाती होती है। इसी से अपन सीधा ऐसा लिख सकते हैं इस सूत्र की तुलना में, इससे ऐसा, इससे। लेकिन
अगर मैं इसको और सोल्व करूँ तो देखिए मैं इसका लेता हूँ इंटीग्रेशन दोनों तरफ। इंटीग्रेशन करने का मतलब यह है कि डी थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा जीरो, जहाँ पर थीटा जीरो है परिवेश का तापमान जो कि नियत है, और टी को इस तरफ लेके आऊँगा तो ये होगा माइनस का सी इंटू डी टी। अब दोनों तरफ लिया मैंने इंटीग्रेशन, सपोज मैंने इंटीग्रेशन कर दिया ये वाला, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है देखिए 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log f। तो इसका तो हो गया log थीटा माइनस थीटा जीरो, और ये सी नियत है बाहर आ गया, डी टी का होगा टी प्लस कॉन्स्टेंट। अब इसके कॉन्स्टेंट का मान आप टी बराबर जीरो लोगे तो टी बराबर जीरो लेने के बाद में इसका आप वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। जब टी बराबर जीरो लोगे तो क्या होगा, थीटा का मान है वह हाईएस्ट पोजीशन पर होगा, थीटा का मान हाईएस्ट पोजीशन पर होगा। तो थीटा का मान है क्योंकि उस टाइम में थीटा का मान थीटा अभी थीटा है वह थीटा टी है, ऐसे देखिए थीटा थीटा टी है। जब थीटा बराबर टी बराबर जीरो होगा थीटा है थीटा इस प्रकार से जीरो होगा, मतलब 0 सेकंड के ऊपर तापमान, न कि थीटा जीरो। तो उससे भी अपन इसका वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अभी अपन को सीधा सीधा अपन को एक ग्राफ यहीं से देखना है। तो देखिए यहाँ से लोग थीटा माइनस थीटा जीरो बराबर माइनस का सी टी प्लस कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट एक बार मैं हटा भी दूँ एक पल के लिए, तो लोग थीटा माइनस थीटा जीरो सीधा समानुपाती इसके समय के। तो देखिए लोग जो तापांतर है उस तापांतर का लोग है वह टी के समानुपाती है। तो अगर मैं लोग के रूप में तापांतर लोग और समय के बीच में ग्राफ खींचता हूँ तो वो ग्राफ आएगा एक सीधी रेखा। और अगर मैं थीटा के रूप में ग्राफ खींचता हूँ समय के सापेक्ष तो वो कैसा आ रहा है, एक्सपोनेंशियल। तो ये तो है थीटा और टी के बीच में ग्राफ, और ये है लोग थीटा माइनस थीटा जीरो एंड टी के बीच में ग्राफ, जो कि कूलिंग इफेक्ट को बताता है। ओके, तो अपन ने न्यूटन का कूलिंग इफेक्ट पढ़ा, कूलिंग लॉ पढ़ा, उसको अपन ने एक्सपेरिमेंटल व्यू पढ़ा, उसका एक अल्टरनेटिव मेथड पढ़ा, और उसका अपन स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम से पढ़ा, और उसकी थियरी पढ़ी। तो 4 प्रकार से न्यूटन का कूलिंग इफेक्ट अपन ने पढ़ा है, स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम पढ़ा है। इन पर बेस्ड बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, और ये एक्सपेरिमेंट के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट आपके लिए। ओके, थैंक यू।